हेलो फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। यानी इवोल्यूशन को हमें प्रोग्रेस नहीं समझना है। इवोल्यूशन अलग चीज़ है और प्रोग्रेस अलग चीज़ है। इन एन एक्सरसाइज ऑफ ट्रेसिंग द फैमिली ट्रीज ऑफ स्पीसीज वी नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। तो जब हम किसी भी स्पीसीज़ का फैमिली ट्री ट्रेस कर रहे हैं, यानी उसके फैमिली ट्री का पता लगा रहे हैं। फैमिली ट्री का पता लगाना मतलब उस स्पीसीज़ की जो पिछली जनरेशन है उनके बारे में स्टडीज़ करना। तो उनके बारे में जब स्टडीज़ की जाती है तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। फर्स्टली देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस में या फिर फैमिली की जो ट्रेसिंग हो रही है, इसमें हर एक स्टेज पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं। सो इट इज़ नॉट एज इफ़ वन स्पीसीज इज़ एलिमिनेटेड टू गिव राइज टू ए न्यू वन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक नई स्पीसीज़ बन रही है तो उसके लिए पुरानी जो स्पीसीज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, जो पुरानी स्पीसीज़ हैं वो भी रहती हैं और नई स्पीसीज़ भी रहती हैं। यानी इनकी एक स्टेज पे मल्टीपल ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। ए न्यू स्पीसीज़ हैज़ इमर्ज्ड। एक नई स्पीसीज़ बन जाती है, उसका क्रिएशन हो जाता है। But that does not necessarily mean, like the beetle example we have been thinking about, that the old species will disappear. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नई स्पीसीज़ बन जाती है तो जो पुरानी स्पीसीज़ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमने बीटल के एग्जाम्पल में देखा था, जो रेड बीटल थे उनसे ग्रीन बीटल बन रहे थे और ब्लू बीटल बन रहे थे, तो उनसे नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेड बीटल है वो समाप्त हो जाए, वो भी रहते हैं, नई स्पीसीज़ भी रहती हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। ये सब एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है कि पुरानी स्पीसीज़ कितने मात्रा में रहेगी और जो नई स्पीसीज़ है वो कितना अडेप्ट करेगी। ये सब एनवायरनमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। Also, it is not as if the newly generated species are in any way better than the older one. और ऐसा भी नहीं है कि जो नई स्पीसीज़ बन गई हैं, जो न्यूली जनरेटेड स्पीसीज़ हैं, वो पुरानी स्पीसीज़ से बेटर हो। ऐसा भी नहीं है। जो नई स्पीसीज़ हैं वो पुरानी स्पीसीज़ से बेकार भी हो सकती हैं, नई स्पीसीज़ पुरानी स्पीसीज़ से बेटर भी हो सकती हैं, बढ़िया भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उनकी अडेप्टेबिलिटी पावर पर। It is just that natural selection and genetic drift have together led to the formation of a population that cannot reproduce with the original one. तो ये है कि जो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो नई पॉपुलेशन बन रही थी, जो नई स्पीसीज़ बन रही थी, वो पुरानी स्पीसीज़ के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। तो जब नई स्पीसीज़ पुरानी स्पीसीज़ यानी जो ओरिजिनल स्पीसीज़ है उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो हम कहते हैं कि नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। एग्जाम्पल के तौर पर यह भी सत्य नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका इवोल्यूशन चिंपैंजीज से हुआ है, कि पहले चिंपैंजीज थे, उनमें धीरे धीरे बदला हुआ, फिर ह्यूमन बीइंग्स बने। ये भी बिल्कुल ट्रू नहीं है। Rather, both human beings and chimpanzees have a common ancestor a long time ago. इसके अलावा क्या हुआ होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो चिंपैंजीज हैं उनके दोनों के कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे बहुत समय पहले। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स और चिंपैंजीज में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के भी पूर्वज सेम रहे होंगे बहुत समय पहले, बहुत ज़्यादा समय पहले, और चिंपैंजीज के पूर्वज भी सेम रहे होंगे। दैट कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नाइदर ह्यूमन और चिंपैंजी। तो जो ह्यूमन और चिंपैंजी का जो कॉमन एंसेस्टर था, जो पूर्वज थे, ना तो वो ह्यूमन थे ना वो चिंपैंजीज थे। उनमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, कुछ ह्यूमन बींग्स बन गए चेंज होकर, कुछ चिंपैंजीज बन गए। Also, the first step of separation from that ancestor is unlikely to have resulted in modern chimpanzees and human beings. साथ ही साथ जब उस पुराने एंसेस्टर से ये स्पीसीज पहली बार सेपरेट हुई होगी तो उससे ना तो ये मॉडर्न चिंपैंजीज बने होंगे ना ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बने होंगे। पहले जो पुराने एंसेस्टर थे उनसे कुछ डिफरेंट टाइप के चिंपैंजीज बने होंगे, पुराने एंसेस्टर से उनसे कुछ डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग्स बने होंगे। फिर धीरे धीरे इन चिंपैंजीज और ह्यूमन बींग्स में भी इवोल्यूशन होता चला गया समय के साथ साथ। उसके बाद जो आज हम चिंपैंजीज और ह्यूमन बींग्स देखते हैं ये उनसे इवोल्यूशन से बने हैं।
Instead, the two resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to the current form. इसके बजाय क्या हुआ होगा कि जो ये दो रिजल्टेंट स्पीसीज़ हैं, चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स, ये अलग अलग बनी होंगी और इनका इवोल्यूशन भी अलग अलग तरीके से हुआ होगा. जब इनका इवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ तो उसके बाद हाँ आज हम मॉडर्न चिंपैंजीज देखते हैं और मॉडर्न ह्यूमन बींग्स भी अलग अलग देखते हैं. In fact, there is no real progress in the idea of the evolution. तो अगर हम जब भी इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखते, यानी प्रगति नहीं देखते. इवोल्यूशन में सिंपली क्या होता है? इवोल्यूशन में सिंपली चेंज होता है. जो ऑर्गेनिज्म है या फिर स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उसमें कोई भी रियल प्रोग्रेस इवोल्यूशन के दौर में नहीं देखा जाता. इवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन. इवोल्यूशन जनरली क्या है? डाइवर्सिटी को जनरेट करता है. इवोल्यूशन चेंजेस को जनरेट करता है और जो ये चेंजेस हैं इनको एनवायरनमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है. जो चेंजेस एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेता है वो आगे चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं. जो चेंजेस एनवायरनमेंट सेलेक्ट नहीं कर पाता वो चेंजेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं. तो इवोल्यूशन से कुछ स्पीसीज़ ख़त्म भी हो रही हैं और नई स्पीसीज़ भी बन रही हैं. तो इसको हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ना. इवोल्यूशन में घट भी रहा है और चीज़ें बढ़ भी रही हैं. The only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body design have emerged over time. तो सिर्फ इवोल्यूशन में एक ही प्रोग्रेसिव ट्रेंड दिया गया है. वो क्या देखा गया है कि समय के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिज़ाइन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है. इसमें तो प्रगति दिखाई दी है, प्रोग्रेस दिखाई दिया है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है जो बॉडी डिज़ाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है ऑर्गेनिज्म का. However, again, it is not as if the older design are inefficient. तो फिर से ये वही बात आती है, ऐसा भी नहीं है कि जो पुराने डिज़ाइन है वो इनएफिशिएंट हैं. ऑर्गेनिज्म के पुराने डिज़ाइन हैं, बॉडी डिज़ाइन, ऑर्गेनिज्म के कुछ नए बॉडी डिज़ाइन हैं जो इवोल्यूशन से बने. तो ये हम नहीं कहेंगे कि जो नए डिज़ाइन हैं वो पुराने डिज़ाइन से बेहतर हों. नए डिज़ाइन पुराने डिज़ाइन से बेकार भी हो सकते हैं और नए डिज़ाइन पुराने डिज़ाइन से बेहतर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर भी कुछ रियल प्रोग्रेस नहीं देखी जाती क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव होना, बेहतरी होना. सो मैनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपलर डिज़ाइन स्टिल सर्वाइव. तो बहुत सारे ऐसे पुराने बॉडी डिज़ाइन होते हैं और बहुत सारे ऐसे सिंपल डिज़ाइन होते हैं जो अब भी सर्वाइव कर रहे हैं, अब भी जीवित हैं. इन फैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया inhabit the most inhospitable habitat like hot springs, deep sea thermal vent and the ice in Antarctica. वास्तव में जो सबसे सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म है अर्थ पर, जो सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म है वो है बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया ऐसे ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता. बहुत ही ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेट में बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है. डीप सी थर्मल वेंट्स, समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई में. और साथ साथ अंटार्कटिका में जहाँ पर बर्फ़ है वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन बट सिंपली येट अनदर स्पीसीज इन द टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ. तो इसमें कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इवोल्यूशन का पिनेकल नहीं है. पिनेकल कहते हैं सबसे जो लास्ट स्टेज होती है, जो सबसे शिखर पर होती है, यानी सबसे ऊंची स्टेज. तो ह्यूमन बीइंग्स इवोल्यूशन की सबसे ऊंची स्टेज नहीं है. आगे आगे ह्यूमन बीइंग्स में और भी इवोल्यूशन होता चला जाएगा. ये लास्ट स्टेज नहीं है, बल्कि क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे जैसे जैसे लाइफ में इवोल्यूशन होता चला जाएगा उनसे और भी स्पीसीज़ बनती चली जाएंगी. उनसे और स्पीसीज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो भी बढ़ता चला जाएगा. टीमिंग का मतलब होता है बढ़ना. अब है ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से चेंज आया. द सेम टूल्स फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, excavating, time dating and studying fossils as well as determining DNA sequences have been used for studying human evolution. तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कौन से हैं. टाइम डेटिंग करना, किसके इस्तेमाल करके, फॉसिल को पढ़कर.
फोसिल की स्टडी से टाइम का पता लगाना, साथ ही साथ जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनमें क्या चेंज आई है उन डीएनए सीक्वेंसेस की स्टडी करना। यही इस दोनों जो टूल्स हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए, यही टूल्स ह्यूमन इवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर हमें ह्यूमन इवोल्यूशन का पता लगाना है तो ह्यूमन इवोल्यूशन में भी हम डीएनए सीक्वेंसेस की स्टडी करेंगे और फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर अक्रॉस द प्लेनेट। तो पूरे की पूरी अर्थ पर यानी प्लेनेट पर ह्यूमन बीइंग्स के जो फॉर्म्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स के जो अलग अलग फीचर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई है, विभिन्नता देखी गई है। अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग होती है। सो मच टू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेसेस। यहाँ पर कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स के फीचर है वो अलग अलग होंगे। जैसे इंडियन पीपल हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, खाने की हैबिट अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। यूरोप के पीपल हैं, खाने की हैबिट अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई है। तो अब तक हमने बहुत समय से हम क्या किस बारे में बात करते हैं, हम ह्यूमन रेसिस की बात करते हैं। स्किन कलर यूज टू बी द कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज सो कॉल्ड रेसेस। तो ह्यूमन बींग्स में जो रेसेस हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्किन कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका में जो वाइट पीपल हैं जिनकी स्किन वाइट है उन्हें वाइट अमेरिकन्स कहते हैं, वो अलग रेस है। और जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिका में उनको ब्लैक अमेरिकन्स कहते हैं, तो वो एक अलग रेस है। तो ह्यूमन बींग्स की रेसेस हम स्किन कलर के आधार पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉमन वे है। सम वर कॉल्ड येलो, सम ब्लैक, वाइट और ब्राउन। कुछ ह्यूमन बींग्स येलो कहलाते थे, कुछ ब्लैक ह्यूमन बींग्स कहलाते थे, कुछ वाइट और कुछ ब्राउन कहलाते थे। ए मेजर क्वेश्चन डिबेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज हैव दीज अपेरेंट ग्रुप इवॉल्व डिफरेंटली। तो एक सबसे मेजर क्वेश्चन जो यहाँ पर उठता है समय के साथ साथ वो होता है कि जो ह्यूमन बींग्स के कलर के आधार पर जो ये अलग अलग ग्रुप्स थे, क्या इनका इवोल्यूशन अलग अलग हुआ था, इनका इवोल्यूशन डिफरेंटली हुआ था। ओवर रिसेंट ईयर्स द एविडेंस हैज़ बिकम वेरी क्लियर। तो जो पिछले कुछ सालों में इस प्रकार का जो सबूत है, रेसिस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है या रेसिस में जो ह्यूमन बींग्स को बांटते हैं उसके जो एविडेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं। द आंसर इज दैट देर इज़ नो बायोलॉजिकल बेसिस टू द नोशन ऑफ ह्यूमन रेसिस, ऑल ह्यूमन्स आर ए सिंगल स्पीसीज। तो इसका आंसर क्या है कि जो ह्यूमन रेसिस हैं उनका कोई भी बायोलॉजिकल आधार नहीं है, सभी ह्यूमन बींग्स एक सिंगल स्पीसीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स वाइट हैं उनको हम अलग स्पीसीज़ कहेंगे, जो ह्यूमन बींग्स ब्लैक हैं उनको अलग स्पीसीज़ कहेंगे, जिन ह्यूमन बींग्स की स्किन थोड़ी ब्राउनिश टाइप है उनको हम अलग स्पीसीज़ कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हमें क्या पता चला कि ह्यूमन रेसिस का कोई भी बायोलॉजिकल आधार नहीं है, ये डीएनए पर डिपेंड नहीं करता, सभी ह्यूमन बींग्स सिंगल स्पीसीज़ हैं। तो ये कलर किस पर डिपेंड करता है, यह है एनवायरमेंटल फैक्टर पर। जिस जगह का जैसा एनवायरमेंट होगा स्किन कलर उस तरीके का हो जाता है। यूरोप में ठंडा एनवायरमेंट होता है, वहाँ के पीपल वाइट होते हैं। वेस्ट इंडीज़ में आप देख लीजिए, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के पीपल ब्लैक होते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका कोई भी बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। Not only that, regardless of where we have lived for the past few thousand years, we all come from Africa. इसके अलावा ये भी माना जाता है कि हम पिछले कुछ सालों में कहीं पर भी रहे हों, अमेरिका में रहे हों, एशिया में रहे हों, यूरोप में रहे हों, हम कहीं पर भी रहे हों, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो माने जाते हैं वो सभी अफ्रीका से आए हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स अफ्रीका में थे, अफ्रीका से फिर वो अलग अलग जगह पर चले गए, कुछ अमेरिका में चले गए, कुछ एशिया में आ गए, कुछ यूरोप में चले गए। द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस कैन बी ट्रेस्ड देयर। तो होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स के जो सबसे पहले मेंबर थे वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, उनके फोसिल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। होमोसेपियंस है ह्यूमन बीइंग्स का बायोलॉजिकल नेम। आवर जेनेटिक फुटप्रिंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट। हमारे जो जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं यानी जब डीएनए की स्टडी की गई तो हमें पता चला कि सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो अफ्रीका में रहते थे, वो अफ्रीकन रूट्स थी उनकी, यानी वो उनका विकास अफ्रीका में हुआ। ए कपल ऑफ 100,000 ईयर एगो सम ऑफ आवर एंसेस्टर लेफ्ट अमेरिका वाइल अदर स्टेड। तो पिछले कुछ हज़ारों सालों पहले, इसमें कहा गया है लगभग 100,000 साल पहले, कुछ हमारे ऐसे पूर्वज थे जो अफ्रीका से चले गए थे, उन्होंने अफ्रीका को छोड़ दिया था। वाइल अदर स्टेड
ओन, और कुछ ऐसे हमारे पूर्वज थे जो अफ्रीका में ही रह गए थे। While the resistance spread across Africa, the migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia, यूरेशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। जो हमारे पूर्वज अफ्रीका में रह गए थे वो तो पूरे के पूरे अफ्रीका में फैलते चले गए, और जो माइग्रेंट थे यानी जिन्होंने अफ्रीका को छोड़ दिया था वो धीरे धीरे अर्थ के दूसरे इलाकों में फैल गए थे। वो कुछ अफ्रीका से वेस्ट एशिया में चले गए थे, कुछ सेंट्रल एशिया में, कुछ यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में, कुछ साउथ एशिया में और कुछ ईस्ट एशिया में। दे ट्रेवल डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड द फिलीपीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे क्रॉस्ड द बेरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिकाज। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे और ज़्यादा ट्रैवल किया, फिर वो इंडोनेशिया के द्वीप में गए, आइलैंड पे गए, उसके बाद वो फिलीपीन में गए, फिलीपीन से फिर वो ऑस्ट्रेलिया में गए, फिर ऐसे धीरे धीरे होते होते वो अमेरिका तक चले गए। They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling, obviously। तो जो ये अलग अलग ह्यूमन बींग्स थे, यानी जो अफ्रीका से जो माइग्रेंट थे, वो एक साथ नहीं गए, बल्कि वो क्या कर रहे थे, वो अलग अलग ट्रेवल कर रहे थे। उनका मेन मकसद ट्रेवल करना नहीं था बल्कि नई जगह को तलाश करना था। दे वेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो कुछ आगे चले गए अफ्रीका से, कुछ अफ्रीका के पीछे वाले इलाकों में चले गए। विद ग्रुप समटाइम सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, समटाइम कमिंग बैक टू मिक्स विद ईच अदर, इवन मूविंग इन एंड आउट ऑफ द अफ्रीका। तो कुछ हमारे पूर्वजों के ऐसे ग्रुप थे जो एक दूसरे से कभी अलग हो जा रहे थे, कुछ ग्रुप आपस में जाकर मिक्स हो रहे थे, और कुछ अफ्रीका से बाहर जा रहे थे, कुछ ग्रुप अफ्रीका के अंदर चले जा रहे थे। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स का मूवमेंट होता चला जा रहा था, उनका इवोल्यूशन होता चला जा रहा था। लाइक ऑल अदर स्पीसीज ऑन द प्लेनेट, दे हैड कम इनटू बीइंग एज एन एक्सीडेंट ऑफ इवोल्यूशन एंड वर ट्राइंग टू लिव देयर लाइव्स द बेस्ट दे कुड। और अर्थ पर जो दूसरी स्पीसीज़ हैं, इसकी तरह ही जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो भी इवोल्यूशन के कारण ही अर्थ पर आए होंगे, और अर्थ पर आने के बाद वो अर्थ पर रहने के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जिससे वो अब अर्थ पर यानी धरती पर अपने जीवन को यापन कर सकें, अपना जीवन बिता सकें। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।